हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के प्रैक्टिस सेट में हमने 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, दूध का एक एक्सचेंज कितना प्रोटीन उपलब्ध कराता है? 4 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम या 12 ग्राम। तो दूध का एक एक्सचेंज 4 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, कौन से जीवाणु होते हैं जो दही में पाए जाते हैं? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस या साल्मोनेला। जो जीवाणु दूध से दही में परिवर्तित करते हैं वह लैक्टोबैसिलस होते हैं। यह दही में पाए जाते हैं और यह हमारे लिए आवश्यक होते हैं। यह सुविधाजनक जीवाणु होते हैं, लाभदायक जीवाणु होते हैं। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं वह लाभदायक जीवाणु होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए। और जो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म होता है यह डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। जो डिब्बाबंद भोजन होते हैं उनको खराब यही जीवाणु करता है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म। और जो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस होता है यह हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। यह पाचन तंत्र में सहायता प्रदान करता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है। और जो साल्मोनेला है यह जो जीवाणु होता है यह जानवरों से हमें संक्रमित करता है। यह जानवरों में पाया जाता है, जैसे भेड़, सूअर, मुर्गी, मतलब जानवरों में ही पाया जाता है साल्मोनेला। यह हानिकारक होता है हमारे लिए। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट ने परिरक्षकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट है उसने भोजन का वर्गीकरण, परिरक्षकों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? श्रेणी 1 या श्रेणी 2 में, या श्रेणी ए और बी में, या खाद्य ग्रेड या गैर खाद्य ग्रेड में, या भक्ष्य योग्य और भक्ष्य अयोग्य में। तो इसका राइट आंसर होगा खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड में वर्गीकरण किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट ने जो परिरक्षक होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया है, फूड ग्रेड एंड नॉन फूड ग्रेड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है या दर्शाता है? तो ब्लांचिंग वह होता है जिसमें हम सब्जियों को उबलते पानी में कुछ मिनट के लिए डालकर फिर तुरंत निकाल लेते हैं, वह ब्लांचिंग होता है। इसमें ऑप्शन है, भाप के दबाव में पकाना, जिसको प्रेशर कुकर कहते हैं। भाप के दबाव में प्रेशर कुकर में ही खाना बनता है। खाद्य पदार्थ को 3 मिनट तक उबालना, या खाद्य पदार्थ को पहले ठंडे पानी में डालना फिर पानी में उबालना, या उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। तो इसका राइट आंसर यही होगा, उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालेंगे फिर उसे तुरंत निकाल लेंगे और ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारी मात्रा ICMR 2020। अब ये काम आएगा नहीं, अब 2020 ही याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम 2020 के अनुसार जानेंगे। तो एक गर्भवती महिला के लिए प्रस्तावित आहार होता है आयरन का 27 माइक्रोग्राम। 19, 29, 27 मेल के लिए 19 होता है और फीमेल के लिए 29 होता है, जो नॉर्मल होती है 19, 29, 27। जो एक नॉर्मल पुरुष है मेल उसके लिए 19 होगा, 19 माइक्रोग्राम, और जो नॉर्मल फीमेल होती है उसके लिए 29 माइक्रोग्राम पर डे होगा, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए 27 माइक्रोग्राम पर डे होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 27 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा एक प्रशासन है, एक कला है, एक विज्ञान है, या कला एवं विज्ञान दोनों है? तो गृह विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों है, इसलिए प्रसार शिक्षा भी एक कला और विज्ञान दोनों है। क्योंकि प्रसार शिक्षा में कला का भी उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को बताने में, और वैज्ञानिक चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है। तो प्रसार शिक्षा या गृह विज्ञान का कोई भी जो भी
मूल क्षेत्र हैं, इनके 5 मूल क्षेत्र हैं, वो सारे विज्ञान और कला की श्रेणी में आते हैं। जैसे न्यूट्रिशन साइंस हुआ, वो भी विज्ञान और कला के क्षेत्र में आएगा। प्रसार शिक्षा भी आएगा, टेक्सटाइल भी आएगा। सारे जो इसके मूल क्षेत्र हैं, 5 मूल क्षेत्र, यह 5 कला और विज्ञान की श्रेणी में आएंगे। हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन के होता है, या रेटिनॉल होता है, या बीटा कैरोटीन होता है, या विटामिन डी होता है? विटामिन डी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वह बीटा कैरोटीन होता है। और विटामिन के यह भी हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। रेटिनॉल यह प्राणिज भोज्य पदार्थों में होता है, दूध, मांस, अंडा, मछली, इन सब में। विटामिन डी यह भी सब्जियों में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है। ये विटामिन डी सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। यह आयोडीन युक्त नमक में भी पाया जाता है, समुद्री मछलियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में हुआ था और किस जगह पे हुआ था? तो जो भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन हुआ था वह 1952 में पूना में हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा, या AIWEF के द्वारा, या ICAR के द्वारा, या CSIR के द्वारा? तो जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं वो ICAR के द्वारा संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, या शारीरिक प्रक्रिया है, या मशीनी प्रक्रिया है, या तकनीकी प्रक्रिया है? तो गृह विज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। किसी भी मैनेजमेंट को या प्रबंधन को करने के लिए हम मानसिक तौर पे ही करते हैं, सोच समझकर, तर्क से, अपनी बुद्धि से। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानायन करना क्या कहलाता है? आमुखीकरण, भौतिक विशेषताएं, कमरों का फैलाव, या समुद्रीकरण? तो जो हम भवन बनाते हैं उसमें सूर्य का आवागमन होना, या वायु का आना और निकलना, आना या जाना, वर्षा, इलाके आदि को ध्यान में रखकर जो स्थानायन करते हैं या जो मैनेजमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ओरिएंटेशन बोला जाता है, आमुखीकरण। जब हम घर बनवाते हैं तो ओरिएंटेशन के द्वारा ही हम देखते हैं कि कौन सी दिशा अच्छी होगी, क्योंकि दिशा के आधार पे ही सूर्य का आवागमन होता है। जैसे सूर्य की किरणें सुबह मॉर्निंग के टाइम घर में आना अच्छा होता है, शाम के टाइम सूर्य ढलता है, कौन सी दिशा अच्छी होती है, वर्षा के ऋतु के आधार पे कौन सी दिशा सही होगी। मतलब इन सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सूर्य, वायु, दिशा, वर्षा के इलाके, इन सब का। तो उसके अंतर्गत आमुखीकरण आता है। जो हवा होती है उसके लिए भी आमुखीकरण की व्यवस्था की जाती है कि कैसे शुद्ध हवा निकले और अशुद्ध हवा बाहर जाए। खिड़की दरवाजे इन्हीं के ध्यान पे ही लगाए जाते हैं। एडजस्ट फैन जो होता है, इन्हीं सबको ध्यान में रखकर आमुखीकरण का, ओरिएंटेशन का ध्यान में रख के ये सब किए जाते हैं कि शुद्ध हवा हमारे घर में आ सके, अशुद्ध हवा जो है बाहर निकल सके। वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपभोक्ता है क्या कहलाता है? खरीदार कहलाता है, उत्पादक कहलाता है, या उपभोक्ता कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता। उपभोक्ता ही होता है जो किसी भी उत्पाद का क्रेता और विक्रेता होता है। नेक्स्ट है, किसी कमरे का बुना हुआ किनारा क्या कहलाता है? किनारी कहलाता है, ग्रेन कहलाता है, ऑरेप कहलाता है, या रिबन कहलाता है? तो किसी भी कपड़े का बुना हुआ किनारा किनारी ही कहलाएगा, सेल्वेज कहलाएगा। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, गर्भकालीन अवस्था, या यौवनावस्था, प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं?
तो विकास की दर सर्वाधिक शैशवावस्था में ही होती है। सर्वाधिक पूछ रहा है, सर्वाधिक तो शैशवावस्था में होगा। शारीरिक परिवर्तन सर्वाधिक होता है वो उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था में होता है। शारीरिक परिवर्तन उत्तर बाल्यावस्था में नहीं, किशोरावस्था में होता है। उत्तर किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन होते हैं। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि डैश है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। एक शिशु वह कौन सी गतिविधि करता है जिसमें उसका शरीर, पूरा शरीर कार्य करता है या सम्मिलित होता है? वह घुटने के बल चलना होता है या रेंगना होता है या पलटना होता है या बिना सहारे के बैठना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रीपिंग, रेंगना। जब कोई भी बालक या शिशु रेंगता है तो उसकी सारे शरीर एक्टिविटी करती है, उसकी संपूर्ण बॉडी में एक्टिविटी होती है। घुटने के बल चलने पे नहीं एक्टिविटी होगी, पूरी बॉडी की एक्टिविटी नहीं होगी। पलटकर पूरी बॉडी की एक्टिविटी नहीं होगी। बिना सहारे के बैठना, ये इसमें भी पूरी एक्टिविटी नहीं होगी पूरे शरीर की। लेकिन जो रेंगना होता है इसमें पूरे शरीर की एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो चिकित्सा कहलाती है, पुनर्वास कहलाती है या हस्तक्षेपण कहलाती है या उत्प्रेरण कहलाती है? तो किसी भी व्यक्ति की जो खोई हुई क्षमता होती है वह पुनः वापिस आने की प्रक्रिया को पुनर्वास कहते हैं। रिहैबिलिटेशन कहलाती है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग डैश में किया जाता है? किस छपाई में पैराफिन, मधुमक्खी और मोम का प्रयोग किया जाता है? बाटिक छपाई है या ठप्पा छपाई है या स्क्रीन छपाई है या बंदेज है? तो बंदेज में हम बांधकर, किसी भी कपड़े को बांधकर रंगाई करते हैं। स्क्रीन या मशीन द्वारा होती है। ठप्पा छपाई हाथ से होती है, जो ठप्पा मोहर लगाया जाता है। लेकिन जो बाटिक छपाई होती है उसमें मोम और पैराफिन मोम का प्रयोग करके किसी भी कपड़े को कलर किया जाता है, रंगा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? आंत में, आमाशय में, यकृत में या हृदय में? तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल या किसी भी पदार्थ का निर्माण यकृत में ही होता है और इसी में स्टोर भी होता है। इसका राइट आंसर होगा लीवर। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर में ही होता है और इसी में स्टोर भी होता है। नेक्स्ट है, महिलाओं हेतु घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1995 में, 2005 में, 2007 में या 2010 में? तो इसका राइट आंसर होगा 2005। जो महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम आया वह 2005 में हुआ, लेकिन लागू 2006 में हुआ। ये पारित होने की बात पूछ रहा है, तो पारित 2005 में हुआ है और लागू 2006 में हुआ है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता क्या कहलाती है? जब मस्तिष्क में, ब्रेन में हमारे किसी प्रकार की क्षति या चोट लगती है तो उसमें मतलब जो लक्षण आते हैं, जो शिथिलता होती है, डैमेज, इसका इंग्लिश होगा ब्रेन डैमेज। तो जो ब्रेन डैमेज होता है तो उसमें कौन सी लक्षण आते हैं? ब्रेन में डैमेज होने पे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? मिर्गी दिखाई देता है या मांसपेशीय दुर्विकास दिखाई देता है या मस्तिष्क पक्षाघात दिखाई देता है या गठिया का कोई मतलब नहीं है, मिर्गी का भी कोई मतलब नहीं है। मांसपेशीय दुर्विकास या मांसपेशियों से संबंधित है, ये इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये मस्तिष्क का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क पक्षाघात, जिसको सेरिब्रम होगा, ब्रल लिखा है, बोलते हैं सेरिब्रल ब्रम पाल्सी, मस्तिष्क पक्षाघात होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। जो जेबी वाटसन मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मनोविज्ञान का जो अध्ययन किया किसके आधार पे किया? मानसिक अवस्था के आधार पे, व्यवहार के आधार पे या चेतना के आधार पे या मन के आधार पे? तो जो
जो जे.बी. वाटसन जी हैं, उन्होंने किसी मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार के आधार पर किया था, बिहेवियर के आधार पे किया था। इनको व्यवहारवाद भी बोलते हैं। जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद के पिता बोलते हैं या जनक। नेक्स्ट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बर्लिन में, बोस्टन में, फ्रैंकफर्ट में या लिप्जिंग में? तो जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वह लिप्जिंग में 1879 ईस्वी में की गई थी। सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला बनाई गई वो लिप्जिंग में 1879 में। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित होता है? अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से या सभी से? तो शिक्षा मनोविज्ञान है वह अधिगमकर्ता से भी संबंधित होता है, क्योंकि वह जो सीखने वाला है उसका भी अध्ययन करता है। अधिगम परिस्थितियों से का भी अध्ययन करता है कि परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन सी अच्छी परिस्थिति होंगी, और अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति, किसी भी नवीन चीज़ की या नवीन ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? रटने से होती है, या ज्ञान हस्तांतरण या ज्ञान का आदान प्रदान करने से होता है, या अनुभव व नवीन खोज अर्थ खोजने से होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसी भी नवीन ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब हम अनुभव द्वारा नवीन अर्थ, नवीन चीज़ों को खोजेंगे, तो हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसका राइट आंसर होगा अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से। नेक्स्ट है, पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, या स्किनर ने, या कोहलबर्ग ने, या थॉर्नडाइक ने? तो पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, जिसको रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश है रेनफोर्समेंट। इसका सिद्धांत, रेनफोर्समेंट का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। इसका राइट आंसर होगा स्किनर। जो पावलोव थे उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग ने संज्ञानात्मक विकास का दिया था, और कोहलबर्ग ने सामाजिक सीख का सिद्धांत दिया था, सामाजिक सीख। और जो थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो आज हमारा 125 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज था वो समाप्त हुआ। आप लोगों को इसमें कोई गलती दिखाई दो, कोई भी आंसर गलत दिखाई दो, तो कमेंट्स में ज़रूर इसे मेंशन करें, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।